दो मर्डर और घिनौना सच जो आपका दिमाग हिला दे और साथ में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नौकरी चली जाए। यह एक ऐसी मूवी है जो आपका दिमाग हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं, जिसकी शुरुआत एक आनंद नाम के एसआई से होती है, जिसकी नौकरी चली जाती है एक बेहतरीन केस सॉल्व करने के लिए। तो आप कहेंगे यह कैसे हुआ, इसमें तो प्रमोशन मिलना चाहिए, तो उसकी नौकरी क्यों चली जाती है? तो अब हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, जहां आनंद की नई नई नौकरी लगी होती है। उसे उसकी पोस्टिंग उसके गांव में ही मिलती है और शपथ लेता है कि वह अपने गांव में कानून और सुरक्षा का पालन करेगा और उसका साथ देने के लिए एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर भी होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। वह कहते हैं कि सर, मेरी बेटी सुबह से घर नहीं लौटी है। वह अपना बीए का हॉल टिकट लेने के लिए गई थी और अभी तक सर वह घर नहीं आई है। मैंने कॉलेज के आसपास भी पूछताछ की, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। लेकिन सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त जो बस स्टेशन के पास चाय की टपरी चलाता है, उसने मेरी बेटी को दोपहर में देखा था। और सर, मेरा घर बस स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सर, मेरी बेटी को इसी 1 किलोमीटर के बीच में ही कुछ हुआ है, की वजह से वह अभी तक घर नहीं लौट पाई है। अब आनंद चाय वाले से बात करता है। तब वह चाय वाला कहता है कि सर, यहाँ पर 2 लड़के हमेशा सुट्टा मारते हैं और आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। तभी आनंद चाय वाले से उनका पता पूछता है। तब चाय वाला कहता है कि सर, उनका घर लवली बिटिया के घर के बीच में ही पड़ता है। तब आनंद और उसकी टीम उन दोनों लड़कों को पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब मारती पीटती है और उन्हें सच बोलने को कहती है। तब वह लड़के सच कहते हैं, हाँ, हमने लवली को छेड़ा था, लेकिन हमें नहीं पता है कि लवली कहाँ है। आप चाहे तो मछली वाले से पूछ सकते हैं। तब आनंद हर जगह की तलाशी करवाता है। वह लवली की छोटी बहन से पूछता है कि बेटा, आपको पता है कि लवली दीदी कहाँ पर है? तब वह कहती है कि सर, वह हॉल टिकट लेने के बाद चर्च के फादर से आशीर्वाद लेने जाने वाली थी। तभी लवली के पिता कहते हैं कि सर, वह हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। तभी कांस्टेबल रविंदर कहता है कि सर, गांव के लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहला ग्रुप वह है जो फादर की हर बात को मानता है और दूसरा ग्रुप वह है जो फादर की किसी बात पर विश्वास नहीं करता है। और इस दूसरे ग्रुप से लवली के पिता भी थे। तब आनंद कहता है, यह क्या पागलपन चल रहा है? मैं तो फादर से जरूर मिलूंगा। वह चर्च की तरफ जाता है। तभी फादर के सपोर्टर उसे खेल लेते हैं। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ जाते हैं, जो फादर के बहुत बड़े समर्थक और सपोर्टर होते हैं। वह आनंद को डांटते हैं और कहते हैं कि मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ क्यों आए हो? फादर का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तभी कांस्टेबल आता है, कहता है कि सर, हमें एक लाश मिली है। यह लवली की लाश हो सकती है, जिसे बोरी में करके तालाब में फेंका गया था। तब इंस्पेक्टर इस केस को अपने हाथ में ले लेते हैं। इतने में ही वहां पर सीनियर डीवाईएसपी आ जाते हैं। वह भी फादर के बहुत बड़े सपोर्टर रहते हैं। वह आनंद को खूब डांटते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक साधु संत के पीछे क्यों पड़े हो? जल्द से जल्द किसी को पकड़ो और केस को बंद करो। बताइए, मने ऐसे डीवाईएसपी और इंस्पेक्टर के साथ काम करना पड़ रहा है। तभी आनंद कहता है कि सर, हमें फादर के यहाँ
जरूर पूछताछ करनी चाहिए। उनका घर यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही है और यहाँ से लाश काली लगाना काफी करीब भी पड़ता है, लेकिन आनंद की बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। तब स्नाइपर डॉग को लाया जाता है। वह सूंघते सूंघते चर्च के आसपास भौंकता है। तब आनंद कहता है कि सर, हमें फोरेंसिक को बुलाना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी इंस्पेक्टर कहता है कि एक लुंगी मिली है जो मछली वाले की तरफ इशारा करती है, लेकिन मछली वाला कहता है कि सर, यह मेरी नहीं है, यह प्रकाश की है, जो कुछ समय पहले जेल से बाहर आया है। वह प्रकाश से पूछताछ करते हैं, यह तुम्हारी लुंगी है? वह कहता है नहीं सर, ये मेरी लुंगी नहीं है। लेकिन उन्हें कहाँ फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ केस को जल्द से जल्द बंद करना था। वह उसे जेल में बंद कर देते हैं। आनंद को बहुत गुस्सा आता है और अपने तरीके से केस की छानबीन शुरू कर देता है। एक रात लवली के पिता आनंद के घर आते हैं। कहते हैं सर, यह राज है जिसने लवली को फादर के घर जाते देखा था। सर, आप ही कुछ कर सकते हैं। सर, सिर्फ आप पर भरोसा है। तब आनंद एक मास्टर प्लान बनाता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि फादर के घर में चोरी हो जाती है, लेकिन फादर कंप्लेन नहीं करते हैं और अपने घर का दरवाजा ठीक करवा रहे होते हैं। तभी आनंद चोर को पकड़ के लाता है। तब फोरेंसिक घर के कोने कोने से सबूत इकट्ठा करती है। तब आनंद को जो पता लगता है वह जानकर और शौक में आ जाता है। आनंद ये सारे सबूत एसपी साहब के पास लेकर जाता है। तब आनंद और दूसरे पुलिस वाले फादर से पूछताछ करते हैं। तब वह लवली के बहन से भी पूछताछ करते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर क्या हुआ था, मैं सच बताऊं। सर, मैं और डैनी एक दूसरे से प्यार करते थे। डैनी जो फादर का भांजा है और डैनी जल्द ही फादर बनने वाला था, लेकिन हम दोनों को आपस में प्यार करते थे। लवली को गुस्सा आ गया और वह यह बात बताने के लिए फादर के पास जाती है। तभी डैनी उसे पकड़ लेता है और उसे घर में ले जाता है। वह उसका मुंह दबाकर काफी देर तक रखता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। वह लवली की डेड बॉडी को सबसे छुपाकर तालाब में फेंक देते हैं। डैनी को कोर्ट ले जाया जाता है और कोर्ट के बाहर फादर के समर्थक धरना दे रहे होते हैं। डैनी इसका फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है और वह रेलवे क्रॉसिंग के पार पहुंच जाता है, जहां से एक ट्रेन तेजी से आती है और उसे टक्कर मारकर निकल जाती है। यह आनंद की सफलता बोले या लापरवाही, उसके सीनियर पर चर्चा करने के बाद आनंद समेत ड्यूटी पर मौजूद 3 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। यह आनंद का पहला केस है जिसने उसे आसमान पर चढ़ाया और नीचे गिरा दिया। अब आनंद को सस्पेंशन के बाद एसपी उसे ऑफिस बुलाते हैं और उसे 6 साल पुराना केस देते हैं और कहते हैं कि यह केस बहुत पुराना केस है और इसकी मदद से तुम लोग अपना सस्पेंशन भी हटवा सकते हो। आनंद यह बात अपने तीनों कलीग को बताता है। पहले तो वह मना करते हैं और कहते हैं कि सर, जो केस एसटीएफ सीबीआई नहीं सॉल्व कर पाई वह केस कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब आनंद कहता है कि देखो, कुछ ना करने से बढ़िया है कुछ करो। क्या पता हम लोग का सस्पेंशन इसी केस की वजह से हट जाए और हमें दोबारा पोस्ट ज्वाइन करने का मौका मिल जाए। अब वह श्रीदेवी केस की जांच के लिए उस गांव में निकल पड़ते हैं जहां उसका खून हुआ होता है। जब वह बस से उतरते हैं तब उन्हें सुभाष का भाषण सुनाई देता है कि हम किसी भी पुलिस वाले को श्रीदेवी केस की जांच कभी भी अब नहीं करने देंगे। उनकी वजह से एक आदमी ने अपनी जान भी ले ली। यह सुनकर वह चारों चौंक जाते हैं। अब करुणाकरण नाम का आदमी माइक लेता है। गाँव वाले उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वह वे पुलिस वालों के खिलाफ होता है। अब यह चारों नायन नाम के रिटायर पुलिस वाले के घर पहुंचते हैं। वह इनसे कहता है कि सर, आप लोग परेशान मत होइए, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा, बस आप लोग जल्द से जल्द
श्रीदेवी के कातिल को पकड़िए। तब वह श्रीदेवी की पूरी कहानी बताता है। श्रीदेवी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता उसकी माँ को बहुत मारते थे, जिसके बाद श्रीदेवी की माँ ने रिश्ता तोड़ लिया। फिर शादी की, जिसका नाम पोडियन था। वह भी इसको बहुत मारता था, जिसके बाद उसने उसे भी छोड़ दिया और अभी भी पोडियन इसी गांव में रहता है। तभी से श्रीदेवी ने सबसे कह दिया कि वह शादी नहीं करेगी। वह अपनी माँ की तरह मार नहीं खाना चाहती। श्रीदेवी की मौत से पहले श्रीदेवी ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी थी कि वह अपने प्रेमी के साथ जा रही है। यह प्रेमी की बात किसी को नहीं पता थी, ना कि पुलिस वाले को, ना ही उसकी सहेली को और ना ही उसकी माँ को। ऐसे में श्रीदेवी की लाश मिलती है, जो रबड़ के पेड़ के पास बुरी हालत में रहती है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो गोपी नाम के आदमी को पकड़ा गया। उसे इतना मारा गया कि उसने अपनी जान ले ली। फिर इन्वेस्टिगेशन में सुभाष नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, जो एक नंबर का हरामी आदमी था। वह गांव की हर औरतों पर नजर डालता था, क्योंकि उसके पास टीवी पूरे गांव में था, जिसका फायदा वह उठाता था। जब जांच में पता चला कि श्रीदेवी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तब सुभाष के डीएनए से उसकी जांच फोरेंसिक में कराई गई, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ। इतना टर्न और ट्विस्ट सुनकर आनंद और भी टीम का दिमाग घूम जाता है। आनंद कहता है कि हम बस यहाँ पर 5 दिनों के लिए ही रुकेंगे। अगर इन 5 दिनों में कुछ ठोस सबूत नहीं मिला तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तब वह इन्वेस्टिगेशन के लिए श्रीदेवी के घर जाते हैं, तो उन्हें खोजते खोजते एक लेटर मिलता है, जिसमें मुंबई का एड्रेस होता है, जो श्रीदेवी की दोस्त ने उसे लिखा होता है। आनंद उसे पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है श्रीदेवी के बारे में, जो तुम्हें कुछ अजीब लगा हो। तब वह कहती है कि सर, श्रीदेवी ने हिंदी सीखने को कहा था ताकि वह जॉब कर सके। आनंद की नज़र मैग्नीफाइंग ग्लास से एनवलप पर पड़ती है। वह तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस पर हरियाणा का मोहर लगा हुआ होता है। के बाद वह तुरंत श्रीदेवी के दोस्त के पास जाता है। वह कहता है कि यह तुम्हारी हैंडराइटिंग है। तब वह कहती है, नहीं सर, ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। तब आनंद और की टीम इन्वेस्टिगेशन को और जारी रखने के लिए पंचायत ऑफिस जाती है और रिकॉर्ड बुक में चेक करती है कि यह मैच की हैंडराइटिंग किसकी है। तब हैंडराइटिंग मैच होती है और वह एड्रेस दिल्ली का होता है। तब आनंद कहता है कि दिल्ली गुड़गांव से का ज़्यादा दूर नहीं है। यह हैंडराइटिंग करुणाकरण के बेटे जगदीश से मैच होती है, जो पुलिस को भला बुरा कह रहा था। वह किसी तरह जगदीश से कांटेक्ट करके सारी जानकारी और उससे सच वॉइस रिकॉर्ड करवा के मंगवा लेता है। मेयर, रिटायर पुलिस नायक और आनंद और उसकी टीम करुणाकरण के घर जाती है। आनंद कहता है कि श्रीदेवी का खून उसके लवन ने नहीं, बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति ने किया था, जिसे उसे सहन नहीं हुआ कि उसका बेटा किसी निचली जात की लड़की के साथ प्यार करता है। यह एक ऑनर किलिंग है। यह कहकर वह वॉइस प्ले करता है, जो जगदीश ने रिकॉर्ड करके भेजी थी। अब रिकॉर्डिंग में मैं और श्रीदेवी एक दूसरे से प्यार करते थे और मुझे नौकरी के लिए नॉर्थ इंडिया आना पड़ा। लेकिन जब भी मैं गांव आता था, श्रीदेवी से मिलता था। एक बार की बात है, सभी लोग मंदिर गए हुए थे, तो मैंने श्रीदेवी को घर बुला लिया था। कुछ समय बाद उसने मुझे बताया कि वह प्रेग्नेंट है। उसने मुझे गांव आने को कहा, तो मैंने गांव आने से मना किया, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे रिश्ते को गांव और परिवार के लोग नहीं मानेंगे। और मैंने उससे कहा कि तुम चर्च के पास आ जाना, वहाँ से हम गांव छोड़कर चले जाएंगे और हमेशा के लिए खुशी खुशी साथ में रहेंगे। मैंने श्रीदेवी का इंतज़ार किया,
लेकिन श्रीदेवी नहीं आई और श्रीदेवी की मौत की खबर मुझे मिली, जिसके बाद आनंद रिकॉर्डिंग को बंद कर देता है और कहता है पोस्टमैन ने भी इसे कंफर्म किया है। तब आनंद कहता है कि केस सॉल्व हो गया, जिसके बाद गांव में एसपी साहब आते हैं। वह देखते हैं कि रिटायर पुलिस नायक ने अपने आप को फांसी लगा ली है और उसके पॉकेट में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसी ने ही श्रीदेवी को मारा है। और जो वॉइस रिकॉर्डिंग करुणाकरण के बेटे जगदीश की चल रही होती है, दरअसल वह वॉइस रिकॉर्डिंग नायर के बेटे आकाश की होती है। यह सारी बात नायर पहले से जानता था। वह पोस्टमैन से चिट्ठी लेकर किसी बहाने से पढ़ लेता था और उसे बहुत गुस्सा आता था कि उसका बेटा किसी निचली जाति की लड़की के साथ शादी रचाने के सपने देख रहा है। जब श्रीदेवी अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर घर से चर्च की तरफ निकलती है, तब नायर उस पर हमला करके उसे मार देता है। उसकी आंखों पर ऊंची जात की ऐसी पट्टी लगी होती है कि उसने श्रीदेवी का खून कर दिया। पोस्टमैन ने भी ये सारी बातें कंफर्म की कि नायर ही उससे चिट्ठी लिया करता था। नायर शुरू से केस को डाइवर्ट करता था। वह केस का हिस्सा बनकर केस को किसी दूसरी दिशा में मोड़ देता था, जिसकी वजह से वह कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन आनंद और उसकी टीम ने सूझबूझ के साथ पोस्टमैन की बात छुपा कर रखी और सीधा छक्का मार दिया और नायर को श्रीदेवी के मर्डर का दोषी पाया। लेकिन आनंद और उसकी टीम नायर को गिरफ्तार कर पाती से पहले नायर शर्मसार होकर अपने आप को फांसी लगा ली, जिसके बाद दोस्तों आनंद और उसकी टीम का सस्पेंशन हट गया और उन्हें तीसरा केस मिल गया। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।